अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले अब आ जाएं अपने कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस टॉपिक पे। पुरानी क्लास जो प्रीवियस हमारी गुजर चुकी है उसके अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है ये सीख लिया था। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको दोबारा से अगर थोड़ा सा रिपीट करवाऊं, रिकॉल करवाऊं, तो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज करना, अगर वो केमिस्ट्री की मद में आ रहा है तो उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब वो एनालाइज करने के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, टेक्निक्स हैं, आप अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, आप अपने इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से और भी दीगर चीज़ें जो जो आपके पास अलाउेबल हैं, केमिकल रिएक्शंस हो गए और दीगर चीज़ें, वो सारे आप अगर फॉर एनालिसिस पर्पस यूज कर रहे हैं तो उस सबको आप इंक्लूड करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो आपके पास एनालिसिस है, वेरी एनालिटिकल, ये जो वर्ड है एनालाइज करके होगा, ये जो एनालिसिस है इसकी क्लासिफिकेशन अब हम किताब के हवाले से अगर पढ़ें तो एनालिसिस आपके दो हिस्सों में हमने क्लासिफाई किया है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव, दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड मिक्सचर कुछ भी आपने लिया, अब उसकी आप क्वालिटी देखना चाह रहे हैं। क्वालिटी का मतलब उसकी स्मेल क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस या प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी उसकी क्वालिटी में आता है। और दूसरी क्लासिफिकेशन उसकी है कि उसकी क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी में आप देखते हैं कि उसका वॉल्यूम या मास कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, हर वो चीज जो मेजरेबल हो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती है। और हर वो चीज जो मेजरेबल ना हो लेकिन उसकी अपनी पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर एग्जांपल कलर इज नॉट मेजरेबल, आप ये नहीं बता सकते ये कलर रेड कलर है तो ये रेड कलर कितना है, क्या है, रेड कलर की वैल्यू क्या है, 100 है, 200 है, ये आप नहीं बता सकते। सिमिलरली स्मेल है, स्मेल नहीं बता सकते ये स्मेल कैसी है, स्मेल की क्या यूनिट होगी, क्या वैल्यू होगी, ये आपकी क्वालिटी में आता है। तो दो हिस्सों में आपने ब्रेक डाउन किया। क्वालिटेटिव की अगर बात करूं तो क्वालिटेटिव में आप केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आते हैं, सेंसेस के ऊपर आते हैं, या और भी कोई इस तरीके के आपके पास चीजें होंगी तो वो सारी क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाएंगी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपकी किताब ने फर्दर डिवाइड किया, वो किताब में जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव में भी करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल होंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होंगे उसमें आप वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, ये सारी चीजें मेजर कर रहे होंगे। अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपके पास वो जो सब्सटेंस है उसमें कलर क्या है, तो कलर के लिए भी आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं जो बता देते हैं कलर क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट्स दोनों में इस्तेमाल होते हैं, चाहे क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो। तो आपकी किताब में एक पूरा चार्ट बना हुआ है, उसको बाद में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बहरहाल अभी हम आगे थोड़ा सा आ रहे हैं, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पूरे टॉपिक का, फिर उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अगर वन बाय वन हम ब्रेक डाउन करें क्वालिटेटिव को, क्वालिटेटिव यहाँ पर आपके पास मैंने जैसे कि कहा कि सेंसेस होंगे आपके पास, यहाँ पर और कोई फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन पे बात कर लें, केमिकल रिएक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती। केमिकल रिएक्शन वो कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या और चीज मैं बताऊं कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी, यही क्वालिटी है ना कि कार्बन है, आपको नहीं पता क्या फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस क्या है, आपने उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, धुआं बना रहा है, तो आप बोलेंगे इसमें कार्बन कंटेंट होगा। अब आप फर्ज करें पेट्रोल लेके आते हैं, पेट्रोल आपको नहीं पता, आपको स्मेल करते हैं बड़ा अच्छा खुशबू आती है, कुछ लोग उसका नशा करना शुरू कर देंगे। अब उसकी आप स्मेल सूंघ रहे हैं, आपको नहीं पता ये पेट्रोल है, कभी जिंदगी में आपने पेट्रोल नहीं देखा, आप क्या कह रहे हैं उसको आग लगा दें, वो जलेगा। जो भी चीज जलेगी इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कार्बन मौजूद होगा। ये जो आपने टेस्ट किया है ये आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। इसी तरीके से आपने टाइट्रेशन का वर्ड सुना होगा। टाइट्रेशन का एक वर्ड आपने पढ़ा था, मुझे याद पड़ा है 9th क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था। फ्लेम टेस्ट भी हमने सीखा था। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, आप डिफरेंट सॉल्ट उसके ऊपर जलाते हैं तो डिफरेंट सॉल्ट डिफरेंट कलर आपको प्रोड्यूस करके देते हैं।
मुझे याद पड़ा है लिथियम क्लोराइड अगर डालेंगे तो वो आपको रेड कलर का फ्लेम देगा, सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो वो येलो कलर का फ्लेम देगा। ये सब हमने, मुझे नहीं याद एग्जैक्टली लेकिन नाइन्थ में पढ़ा है या आपको मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो बहरहाल फ्लेम टेस्ट क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है, क्वालिटी बताता है। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी एक आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में बता रहा है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, टाइट्रेशन आपने की है, उसी टाइट्रेशन के अंदर, मैं टाइट्रेशन के बारे में बता रहा था, टाइट्रेशन के अंदर आप क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर। वो इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि आपके पास इतने एसिड में इतना आपने क्वांटिटी बेस की डाली तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब न्यूट्रलाइजेशन जो आपने की है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आपने अगर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉल्यूम डाला है तो वॉल्यूम के चेंज से आपने आइडेंटिफाई किया कि जो भी सब्सटेंस है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक और होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक को हम कहते हैं मास के रिस्पेक्टिवली जो चेंज आ रहा है। आपने प्रेसिपिटेट्स का वर्ड सुना है, प्रेसिपिटेशन जब होती है तो आपके पास जो चीज नीचे बैठ रही है, प्रेसिपिटेट्स हैं, सॉलिड्स हैं, हमने क्लार्क्स मेथड जब पढ़ा था वहां पे सीखा था। तो जो चीज प्रेसिपिटेट आउट हो रही है उसका वजन निकालने उतना मास आपके पास वो मेजर कर लेगा कि ये आपके डिसॉल्व हुआ था उस सब्सटेंस के अंदर। तो ये सारी चीजें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो सारा ही यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है किताब में जो लिखा है उसी पे आप लकीर के फकीर की तरह अटक जाए। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दिमाग में और एग्जाम्पल आती है और वो वैलिड है आप वो लिखते हैं तो मसला थोड़ी है। तो बहरहाल ये आपके पास आज छोटा सा एक टॉपिक है जो मुझे पढ़ाने, लेकिन किताब में थोड़ा ज्यादा एलेबोरेट किया है। तो यहाँ तक अगर किसी भी कंफ्यूजन है पहले डिस्कस कर लें, अदरवाइज तो मैं इसके बाद आपकी किताब पे आ रहा हूँ। चलें अब अपनी किताब की तरफ आ जाएं। किताब में आपको मैंने ये सारी चीजें समझा दी थी, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया जाए, कोई भी मटेरियल आपको दे दिया जाए तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एनालिसिस के लिए कि मेरे पास वो सब्सटेंस क्या है, कहाँ से आया है, या इसके अलावा वो कितनी क्वांटिटी में है, इसका स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, इसकी फॉर्म कौन सी, ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट टॉपिक अब स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन के लिए किताब ने आपको एक पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो आप एनालिसिस करते हैं उसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर आपके चार्ट में इसी तरीके से बताया हुआ जो मैंने आपको सिखाया कि अपरेटसेस होते हैं बहुत सारे, इक्विपमेंट्स बोलें, अपरेटस बोलें, जो भी आपको दिल चाहे। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी पता चल जाता है, सेंसेस जो आपके दिए हुए हैं उससे भी पता चल जाता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू एनालाइज जो भी आपका सब्सटेंस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आपके पास अब उसी तरीके से एक क्लासिकल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है। क्लासिकल मेथड मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं आप या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। अब ये नाम आपके लेवल में सिर्फ नाम याद रख लें क्योंकि आपको इतना डेप्थ में किताब ने अगर दिया होगा अच्छी बात है, अदरवाइज इतना डेप्थ में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दिया भी होगा डेप्थ में तो डायग्राम्स होंगे, डायग्राम्स में आपको सरसरी समझा दूंगा, उसमें कुछ आपको डिटेल लिखने को नहीं कहा। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है? मॉडर्न मेथड्स को आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी कहते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? नैनो टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक है, और इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ही थोड़ा सा बताऊं तो गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी होती है। क्रोमेटोग्राफी क्या करती है? आपको आइडेंटिफाई करके बताती है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलर पैटर्न। और इलेक्ट्रो एनालिसिस भी है, ऑप्टिकल मेथड्स, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि मॉडर्न मेथड्स में आते हैं। ये आपके पास कुछ मेथड्स जो अभी हमने डिस्कस किए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसके कुछ फर्दर आपको कैटेगराइज करके बताया। हम बात कर रहे हैं मेन क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। तो आपके पास ये जो एनालिसिस आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेन दो हमने डिवाइड किए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब वन बाय वन पहले क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव पे बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ भी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन जो आप कर रहे हैं एलिमेंट्स की, सब्सटेंसेस की, कंपाउंड्स की, या कोई भी मिक्सचर है, सब्सटेंस कुछ भी है, तो उसकी जो एनालिसिस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आपके सेंसेस,
या आपके केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, वो आपका कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। यही डिफाइन भी किया हुआ है कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आयन, कंपाउंड जो भी किसी सैंपल में मौजूद है उसकी आइडेंटिफिकेशन को आप कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। आइडेंटिफिकेशन करने को कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, कलर आइडेंटिफाई कर दिया, तो ये आइडेंटिफिकेशन आपने की किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई हुई हैं कि जैसे कि आपका जो भी सैंपल है वो कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी आप रख लें। तो आपके पास कोई भी स्टेट हो सकती है या इन सबका मिक्सचर भी हो सकता है। सिमिलरली आपको बताया हुआ है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये डायरेक्टली मेजर करके नहीं देगा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, वरना फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहाँ जाएगा। अगर क्वालिटेटिव भी क्वांटिटी क्वांटिटी को मेजर करते हो तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जो भी मटेरियल है उसकी क्वांटिटी आपको नहीं बताता, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का काम है वो सारा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस आपका जब भी परफॉर्म होगा तो सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हो सकता है या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। वही सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई घुमा फिरा के आगे पीछे करके, वही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में भी। तो मेरा जो काम है हमेशा वही होता है कि आपको पहले एक समरी समझा दूं, फिर उसके बाद जब किताब देखेंगे तो आपके लिए किताब पढ़ना आसान है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताई, केमिकल टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास यहाँ पर फिर फर्दर आपको कैटेगराइज करके दिया है क्वालिटेटिव एनालिसिस को। क्वालिटेटिव एनालिसिस दो हिस्सों में कैटेगराइज करके दिया है। एक आप कहते हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा कहते हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये जो आपके पास डिपेंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, यानी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की दो हमने कैटेगरी की है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल टेस्ट या केमिकल रिएक्शंस, जो भी आप इसको कहें, उसकी बेसिस पे कर रहे हैं। अदरवाइज और भी कैटेगरी हम बना सकते थे क्वालिटेटिव एनालिसिस की, लेकिन अभी फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल टेस्ट हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं, एक ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है। अब अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो अलग तरीके से होता है और इनऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस का मेथड अलग है। तो बहरहाल पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो इसमें क्या करेंगे, आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उनके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको दी हुई है कि आपके फॉर एग्जांपल किसी भी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स अगर आ जाएं या प्रेसिपिटेट्स बैठ जाएं, जो भी होगा, अभी एग्जांपल पे आते हैं, तो ये सब आप इधर पढ़ रहे हैं। एग्जांपल आपको दी हुई है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके फॉर्म होते हैं जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये आपका जो सब्सटेंस है ये ऑर्गेनिक के अंदर बहरहाल नहीं होना चाहिए, लेकिन चलें, आपको बताया है कि सिल्वर नाइट्रेट की एग्जाम्पल दी हुई है। हालांकि ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में यहाँ कोई भी ऑर्गेनिक है नहीं, तो लाजमी नहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, नाम इसका ऑर्गेनिक रखा होगा, लेकिन बहरहाल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है, लेकिन उसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिफरेंट समझना है। पहले हम इसको एग्जांपल समझते हैं, फिर आगे डेप्थ में बात करते हैं। एग्जांपल क्या दी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जब भी आपके फॉर्म होंगे जब भी आप अपना सिल्वर नाइट्रेट को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्व करेंगे। मुझे याद पड़ा है कहीं ना कहीं हमने ये इक्वेशन की है, हो सकता है 9 क्लास में की हो, लेकिन बहरहाल ये कहीं ना कहीं हमने की है। तो इंडिकेट क्या कर रहा है, जब आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई हैलाइड ग्रुप मौजूद है। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही हो, आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, चाहे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की एग्जाम्पल क्यों ना दी हो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाने जो आप इससे पहले चैप्टर्स पढ़ के आए। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दी हुई है जिसमें आपको किताब में डायग्राम भी बना के दिखाई हुई है कि अलग अलग कलर्स हैं, फिर फर्दर आप और डिफरेंट कलर्स में जाते हैं तो आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई हो जाता है कि अब जो सब्सटेंस है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्या है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट आपको इसी तरीके से बताया हुआ है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ऑर्गेनिक में क्या कर रहे थे, आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके फंक्शनल ग्रुप को, अब यहाँ पर एग्जांपल आपकी किताब ने मिसमैच दे दी है, तो अभी फिलहाल जब किताब ने यही बात की है तो हम भी वही बात करेंगे। अदरवाइज कोई और एग्जांपल देनी होगी तो मैं आपको अलग से कोई और एग्जांपल बाद में लिखवा दूंगा जब हम रिवाइज कर रहे होंगे।
अभी फिलहाल जो किताब ने जैसा चलाने को कहा है वैसे ही हम चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से एडिशन नहीं कर रहे। ठीक है, और ये आपके पास बहुत बड़ा एज है, अनटिल अनलेस से आपकी किताब चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस साल आपने ये किताब पढ़नी है, अगले सालों में जो बच्चा होगा जिसने दूसरी किताब पढ़नी है, वहां पर हो सकता है मॉडिफिकेशन हो जाए, एग्जाम्पल कोई और रखते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी जो किताब ने कहा है बस वहीं तक हम रखेंगे। आगे नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात हो रही है। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनऑर्गेनिक में अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होने चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इधर भी हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है, इसमें एग्जांपल आपको किताब ने बहुत सारे फ्लेम टेस्ट करके दिखाए हुए हैं। तो इनऑर्गेनिक के अंदर एग्जांपल आपको ये दी हुई है कि फ्लेम टेस्ट अगर आप कॉपर हैलाइड का करें, और यहाँ पर आपको कॉपर हैलाइड आखिरी दिया हुआ है। कॉपर हैलाइड में आपके पास हेलोजन कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप कॉपर हैलाइड को करते हैं तो आपको ग्रीनिश कलर, ब्लूइश ग्रीन आपको लिखा हुआ है, ब्लूइश ग्रीन कलर मिलेगा, क्योंकि कॉपर आपका जब भी जलेगा उसके साथ तो ग्रीन कलर का ट्रांजिशन आपका जो एलिमेंट है या ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन शो करता है। और भी दिखाए में लिथियम का कलर रेड होगा, सोडियम येलो होगा, और इसी तरीके से आगे ये सारे बनाए हुए एक एक कलर सारे लिखे हुए भी हैं, खुद पढ़ लें। तो डायग्राम आपकी किताब में काफी अच्छी बनी हुई है। ये आपके पास सिंपल क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसकी डिवीजन और उनकी एग्जांपल्स थी। पहले तो यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लें। चलें अब आ जाए अपने सेकंड हेडिंग के ऊपर। यहाँ तक हमने सीख लिया क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। अब इतना जहन में रखें कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं आपको इसमें बहुत कुछ और भी एडिशन करवा सकता हूँ। इसमें हम और भी डेप्थ में उतर सकते हैं, और भी फर्दर कैटेगरीज पढ़ सकते हैं। इटसेल्फ जो आपको दिया हुआ है टॉपिक उसी को और एलैबोरेट भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लेवल पे इतना काफी है, जो आपको जितना बताया उतना आपने पहले सीखना है। जब वो सीख लेंगे तो अपने बेसिस पे खुद ही और आगे अगर दिलचस्पी होगी किसी की पढ़ ले। लेकिन ये टॉपिक सिर्फ इतना सा नहीं है। तो अगर कभी मैं आपको कुछ ज्यादा सिखा दूं तो आपने स्टिक तो रहना है अपने सिलेबस पे जो आपकी किताब ने रखा हुआ है, लेकिन इजाफी सीखना कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव का जाहिर है वर्ड लिंक कर रहा है क्वांटिटी से। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने यही सीखा है कि हम क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। पीछे हमने क्वालिटी सीख ली, अब हम क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कितनी मिकदार में कोई चीज आपको गिवन है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें। हर वो चीज जो मेजरेबल हो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आएगी। तो डेफिनेशन भी गालबन यही आपके पास बताई हुई है कि जब भी आप कोई भी अमाउंट या क्वांटिटी को मेजर करेंगे किसी सब्सटेंस की, अब वो चाहे कोई भी सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में हो, कंपाउंड के अंदर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, या कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, मिक्सचर क्यों ना हो, अगर आप उसकी क्वांटिटी या उसका अमाउंट जो भी आप कहें उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, यही आपको डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब आपके पास जितने भी सब्सटेंस कोई भी दुनिया में उठा लें, उसमें आप दो बातें करते हैं, एक उसकी फिजिकल अपीयरेंस, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्वांटिटी उसकी मेजर करने के भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। एक फिजिकल टेक्निक है, फिजिकल मेथड है, उसी तरीके से एक केमिकल मेथड है। केमिकल रिएक्शन करवा के भी आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, और आप अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल मेथड के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल सामान लेके आए, आप बाजार से कोई चीज लेके आ गए, अब आपने उसका वजन मेजर करना, क्या करेंगे, एक इक्विपमेंट है जिसको हम कहते हैं वेट मशीन, उस वेट मशीन पे मेजर कर लेंगे। क्या किया, सिंपल उसके जो भी फिजिकल अपीयरेंस जैसी भी थी उसका आपने क्वांटिटी मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ एन इक्विपमेंट। अब आपके पास एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है। अब गोल्ड इतना महंगा आपके पास सब्सटेंस है जो कि अगर मिट्टी की फॉर्म में उड़ जाए, कभी आप किसी सोनार की दुकान पे जाएं तो उसने प्रॉपर आइसोलेट किया होता है अपनी दुकान को, जहां पर आपके ये काम हो रहा है, गोल्ड के ज्वेलरी आइटम्स बन रहे हैं या कुछ भी बन रहा है, वहां पर वो कभी भी बेचेंगे नहीं उस चीज को। ये बनता कहीं और है, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो फैक्ट्री कहीं और है, और जो बेचा जा रहा है उसका आउटलेट कहीं और है। क्यों कहीं और है, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल वो लेते हैं कोई भी ज्वेलरी आइटम, और बराबर में ही आपके पास वो ज्वेलरी आइटम बना भी रहे साथ साथ, तो जो गोल्ड के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो उड़ते हुए बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे।
अब वो बाहर एटमॉस्फेयर में जितना जितना डस्ट पार्टिकल गोल्ड की उड़ते हुए चले गए, जिसको हम कहते हैं गोल्ड डस्ट, वो अगर आपके गोल्ड पार्टिकल्स हवा में चले गए तो हवा से निकालना तो मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हम उस गोल्ड को ऐसे बंद कमरों में, जहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर मखसूस इंसान को जाने की इजाजत है, हर कोई वहां पर आ जा नहीं सकता, और अगर कोई इंसान जाता भी है फॉर एग्जांपल ऐसा, तो फुल प्रोटेक्शन के साथ जाता है कि उसके साथ कपड़ों में भी उड़ते हुए पार्टिकल्स ना आ जाए। क्योंकि ये जो आपकी डस्ट है गोल्ड डस्ट, ये इतनी महंगी पड़ती है कि आम अगर फॉर एग्जांपल बाहर आपने कपड़े झाड़ दिए और उसमें गोल्ड डस्ट भी बाहर चली गई, तो सारा का सारा गोल्ड जाया, रिकवर नहीं हो सकता। सिमिलरली एक आपके पास सब्सटेंस होता है, आपने पढ़ा हुआ है गोल्ड क्लोराइड, जिसको हम ऑरम क्लोराइड या ऑरिक क्लोराइड भी कहते हैं। तो आपके पास अगर गोल्ड क्लोराइड है, अब वो ऑरिक क्लोराइड बोले या ऑरम क्लोराइड, आपको ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बहरहाल वो अगर मुझे गोल्ड वहां से निकालना है, उस क्लोराइड सॉल्ट क्लोरीन सॉल्ट में से मुझे गोल्ड निकालना है, मैं क्या करूंगा, मैं केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा। केमिकल रिएक्शन करवा के वो गोल्ड सारा अलग होगा और उस गोल्ड को फिर इकट्ठा करूंगा। अदरवाइज गोल्ड आपका अगर जाया हो गया तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, छोटे छोटा कर करके आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो बहरहाल वापस आ रहा हूँ, ये तो एक आपकी आउट ऑफ द टॉपिक एग्जांपल थी, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। क्या एक आपके पास होता है फिजिकल मेथड और एक आपके पास होता है केमिकल मेथड। अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो फिजिकल मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं। फिजिकल मेथड आपके पास यहाँ पर कुछ लिस्ट डाउन भी किए हुए हैं, जिसमें से आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, साथ ही साथ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस का मतलब मैग्नेट से वो अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, क्या करता है, कलर है, टेक्सचर है उसका, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो उसी से रेलिवेंट आप चीजें देखते हैं। अब इक्विपमेंट्स को जो इस्तेमाल करते हैं हम, तो फिजिकल मेथड में कुछ जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो जो मेथड्स हैं, उसमें से एक होता है FTIR। यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको FTIR कहते हैं। एक और होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम AES कहते हैं। ये कहीं ना कहीं टर्म्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि मैंने आपको ये टर्म्स कहाँ कहाँ पढ़ाई हैं, लेकिन ये आपको मैं कहीं ना कहीं इनके बारे में बता जरूर चुका हूँ। सिमिलरली आपके पास ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस होता है, जिसको मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, एलिमेंट डिटेक्शन। तो एलिमेंट डिटेक्शन अगर आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर है तो वहां पर आप ये सीख रहे होंगे। और साथ ही साथ आपके पास एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम EDS कहते हैं। इन चीजों से आपको पता चलता है सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ पर डिस्कस हमने की, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की क्या वैल्यू होगी, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्या होगा, कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें इससे भी पता चल जाती हैं। बहरहाल आगे बात कर रहे हैं, ये तो आपके पास फिजिकल मेथड्स में से आते हैं। नेक्स्ट आपका है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे कि प्रेसिपिटेशन आप करवा रहे हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपकी किताब की डायग्राम्स कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। FTIR आपको यहाँ पर किताब ने दिखाया हुआ है, समझ आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको बनाना तो है नहीं। अब अगर डायग्राम बनाने को आएगी भी तो आपसे ये थोड़ी बोला जाएगा कि ये आप लाइव स्केचिंग करें, कि ये इक्विपमेंट, ये मशीन है, ये बना है, ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास FTIR के बारे में बताया हुआ है कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है, जिसमें आप एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एंगल पे एक बीम ऑफ एक्स रेज भेजते हैं, तो इस तरीके से आपके पास एलिमेंट डिटेक्ट हो रहा होता है। इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतनी डेप्थ में चले गए तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कहलाएंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, वो भी जो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, उनको ये सिखाया जा रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फिजिकल मेथड में से FTIR एक है जो एलिमेंट डिटेक्ट करके बताता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड आपको यहाँ पर AES भी दिखाया हुआ है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका आपको वर्किंग प्रिंसिपल नहीं समझाया, यहाँ से इक्विपमेंट की तस्वीर लगा के दे दी कि ये आपके पास इक्विपमेंट है जिसमें आप ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं। सिमिलरली ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस का इक्विपमेंट भी आपको दिया हुआ है। और लास्टली आपके पास EDS एक्सरे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपका, एनर्जी डिस्पर्सिव, इसके बारे में भी इक्विपमेंट आपको बना के दे दिया। तो ये कुछ इक्विपमेंट इस तरह के दिखते हैं। इधर आपने अपना सब्सटेंस रख दिया और आपके पास ऑटोमेटिकली डिटेक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब वापस आ जाएं अगले केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में क्या हम पढ़ रहे थे,
कि आपके पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके अंदर आपके पास प्रेसिपिटेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन है, या और दीगर इधर कोई लिखा हुआ है वेल एंड गुड, बहरहाल यही लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और बल्कि एंड मेजर्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये सारी चीजें आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक और कंबशन एनालिसिस, इन सबसे आप मेजर करते हैं। अब क्या है, इसको थोड़ा सा तफसीलन देख लेते हैं। आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नजर आ रहा होगा टाइट्रेशन अगर कभी आपने की है तो आप इस तरीके से करते हैं। आप वॉल्यूम मेजर करते हैं कि कितने वॉल्यूम पे आपका न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये वॉल्यूम होगा इस दूसरे सब्सटेंस का। अब पूरी कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, ये नाइन्थ में भी हमने इसके ऊपर बात की थी, नाइन्थ के अंदर ये टॉपिक था टाइट्रेशन का। तो बहरहाल ये टाइट्रेशन आपने देखी हुई भी है। वॉल्यूम कम ज्यादा करके आप मेजर करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं कि इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस होगा। दूसरी आपके पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में नजर आ रहा होगा कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ रहे हैं किताब के मुताबिक अगर बात करें तो। प्रेसिपिटेशन अगर हो रही है आपके पास किसी भी सब्सटेंस की, वो नीचे बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास मास उसका निकाला जा रहा है, ग्रेविमेट्रिक मास से रिजेंबल कर रहा है। कंबशन एनालिसिस में क्या हो रहा है, कंबशन एनालिसिस के अंदर आप अपने कोई भी सब्सटेंस है ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं, जिसको एनालाइज करना है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जाहिर है कंबशन करवाएंगे, कंबशन कंबस्ट होगा। कंबशन जब होगी तो यहाँ पर आपका वाटर एब्जॉर्बर लगा है, वो क्या करेगा, जो भी ऐसी गैस जो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाए उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आगे गैस को ऐसी जाने देगा। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर लगाए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर है कंबशन के बाद क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर आखिर में आपके पास जो अनयूज ऑक्सीजन है वो निकलेगी, पीछे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो सब्सटेंस था वो कौन सा था। तो ये सारे के सारे आपके पास जो यहाँ डिस्कस किए केमिकल मेथड्स हैं। अब मैं पूरा आप पे 100% यकीन रखता हूँ कि आप में से मेजोरिटी को समझ नहीं आया हो। क्यों नहीं समझ आया हो, क्योंकि आपके मेंटल अप्रोच से बाहर है ये टॉपिक। तो अगेन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम्स बनाने को नहीं आएंगी, लेकिन अगर इसमें से आ भी गया तो आपको इतना मैंने आइडिया दे दिया है कि आपके पास ये किस तरीके से क्या चीज, कौन सी डायग्राम क्या समझा रही है। तो बहरहाल ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक है। इधर आपको एंड में पैराग्राफ जो दिया है वो खुद ही आप पढ़ लें कि आपके पास जब भी केमिस्ट स्टार्ट करेगा वर्किंग तो वो क्वांटिफाई करेगा सैंपल को, और क्वांटिफाई करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी चेक करे। ये सारी बातें आप खुद ही इसको पढ़ते रहें। तो बहरहाल आप अपने सैंपल की, इन शॉर्ट कोई भी आप अगर एनालिटिकल केमिस्ट की बात करें तो उसको दोनों चीजें चाहिए, उस सैंपल का क्वालिटेटिव एनालिसिस भी चाहिए, उस सैंपल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी चाहिए। ये दोनों चीजें करेंगे तब जाके फाइनल पता चलेगा कि आइदर जो आपका सब्सटेंस है वो क्या है, कौन सा है। तो आज हमने ये सीखा है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसकी डिटेक्शन, उसकी एनालिसिस करने के बाद वो सब्सटेंस क्या है वो हमें पता चल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली कि एलिमेंट को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो आज सिंपल सा छोटा टॉपिक हमने पढ़ा है, बड़ा सा टॉपिक नहीं है। बड़ा सा टॉपिक इस तरह से नजर आ रहा है क्योंकि डायग्राम्स बहुत सारी हैं, तो आपके पास डायग्राम को अगर साइड पे रख दें तो टॉपिक छोटा सा ही है। समराइज अगर करूं तो आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप, क्वालिटेटिव की फर्दर दो कैटेगरी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्वांटिटेटिव की फर्दर दो कैटेगरी, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। बस इतना सा टॉपिक था। तो यहाँ पर आपके पास इस टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी डिस्कस कर लें।